हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सैलिएंट इंग्लिश एडू सर्विस क्लासेस में। मैं हूं संदीप कुमार सोनी। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी 1 से लेकर के 20 तक जितने भी क्वेश्चंस थे, 21 तक जो MCQS क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उसको कवर अप किया था। आज हम लोग 22 से लेकर के 40 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको डील करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा। द डैश लेड नोमेडिक लाइफ। कौन जो थे वो नोमेडिक लाइफ जिया करते थे। नोमेडिक कहने का मतलब जो भोजन और पानी की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते हैं। कौन से वो लोग थे जो कि नोमेडिक लाइफ जिया करते थे, तो जिसको कि घुमंतु भोटिया कहा जाता है नोमेडिक को। क्या वो मैन थे या फिर डॉग थे या फिर लाइन थे या फिर काउ थे? कौन थे? वो मैन थे, है ना। चलिए आगे बढ़े। नंबर 23, द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट। मतलब भारत के खिलाफ किस प्रकार का चार्ज लगाया जाता है। चार्ज कहने का मतलब आरोप, है ना। भारत के खिलाफ किस प्रकार का आरोप लगाया जाता है? ऐसा आरोप लगाया जाता है कि पहला ऑप्शन, हर पीपल आर सिविलाइज, की यहाँ के लोग जो हैं बिल्कुल सभ्य हैं, सुसभ्य हैं, शालीन है ना, नम्र है, विनम्र हैं, मतलब अच्छे तरीके से बात करते हैं, किसी के साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, ऐसे हैं। या फिर हर पीपल आर इग्नोरेंट, या फिर यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मतलब भारत के जो लोग हैं वो इग्नोरेंट है, यानी उनके पास बहुत ही कम ज्ञान है ना, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। या फिर ऑप्शन सी। इससे पहले मैं एक बात बता दूं, कल का वीडियो जब हम लोगों ने देखा था तो एक वर्ड आया था स्पिरिचुअल, मैंने उसको शायद गलत प्रोनाउंस किया था, उसका मीनिंग मैंने गलत बताया था। स्पिरिचुअल कहने का मतलब होता है आध्यात्मिक, है ना। मैंने शायद धार्मिक बोला था, तो उस वर्ड का मीनिंग आप करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए इसमें देखते हैं। नंबर सी, हर पीपल आर स्टॉलिड। स्टॉलिड है, स्टॉलिड कहने का मतलब मंद बुद्धि, है ना, जिनको बुद्धि बहुत कम है। क्या ये चार्ज लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये नहीं लगाया जाता है, ये भी नहीं लगाया जाता है। लगाया क्या जाता है? ये कि यहाँ के लोग कैसे हैं, सिविलाइज्ड हैं, बिल्कुल सुसभ्य हैं। 24, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस कहने का मतलब त्याग, बलिदान, समर्पण। ये जो है एक बहुत ही सोल एम रहा है। सोल एम क्या? सोल कहने का मतलब होता है आत्मा, लेकिन यहाँ पर है मुख्य, एक मुख्य लक्ष्य रहा है। किनका? सेक्रीफाइस जो है किनका एक मुख्य लक्ष्य रहा है? हमारे फार्मर्स का रहा है, या फिर हमारे फिलोसफर का रहा है, या फिर हमारे साइंटिस्ट का रहा है, या फिर हमारे ऋषिज का रहा है? किनका रहा है? जाहिर सी बात है हमारे ऋषि मुनियों का जो है एक एम रहा है कि सेक्रीफाइस किया जाए, है ना। 25 देखिए, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। हमारे जो फोर फादर थे, हमारे जो पूर्वज थे, जो हमसे पहले जो हुए, जिनको कि हम लोग एक और वर्ड एंसेस्टर कहा करते हैं, है ना। ये जो हमारे फोर फादर थे उन्होंने मशीन का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया? पहला ऑप्शन, दे हैव मेड अ प्राइड। अगर करते तो वो जो है मतलब उनको गर्व होता या फिर उनको घमंड होती, क्या इसलिए उन्होंने आविष्कार नहीं किया? या फिर दे वुड हैव मेड अस स्मार्ट। माफ़ कीजिएगा, बी नंबर देखते हैं, दे वुड हैव मेड अस लेजी। अगर ऐसा करते तो वो जो थी मशीनरी क्या करती, हमें जो है लेजी बना देती। या फिर नंबर सी, दीज वुड हैव मेड अप स्मार्ट, या फिर वो क्या करती कि हम लोगों को स्मार्ट बना देती, या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। देखिए लेजी बना देती अगर मशीनरी का इस्तेमाल हमारे पूर्वज कर देते। देखिए ऐसा तो नहीं हुआ कि मशीनरी नहीं होती, ठीक है। जिस एज में हम लोग जी रहे हैं बहुत सारा मशीनरी अभी यूज़ किया गया, लेकिन अगर हम बात करें अपने भारत की, तो भारत के बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा रहे हैं जिनको कि बहुत कुछ ज्ञान हुआ करता था, लेकिन उन्होंने जानबूझ करके किसी भी प्रकार के मशीन का इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी करने से उन्होंने बचाव किया। क्यों? क्योंकि उनको शायद पता था कि ऐसा अगर होगा तो हम लोग क्या क्या हो जाएंगे, हम लोग लेजी हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने आविष्कार नहीं किया। 26 नंबर देखिए, डैश व्यूड लार्ज सिटी एज स्नेयर्स एंड यूजलेस इनकम्ब्रेंसेज। अब देखिए डैश व्यूड, किसने देखा लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहर हुआ करते थे उनको, एज स्नेयर। स्नेयर कहने का मतलब, स्नेयर कहने का मतलब कोई ऐसा पोजीशन होता है या फिर कोई ऐसा स्थिति होता है जिससे कि आप बड़े आसानी से वहाँ से नहीं निकल पाएंगे। जैसे कहने का मतलब कोई एक प्रकार का एक जाल है, या फिर एक प्रकार का कोई फंदा है ना, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति है जिससे कि आप जल्दी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, उसको स्नेयर कहा जाता है। तो किसने जो है सो बड़े बड़े जो बड़ी बड़ी शहरें हुआ करती थी उनको स्नेयर्स की तरफ देखा, और यूजलेस इनकम्ब्रेंस, ठीक है।
इनकम्ब्रेंसेस, इनकम्ब्रेंसेस कहने का मतलब ये एक ऐसा जो है कोई स्थिति होती है जिसमें कि आपको जो है रोकने की कोशिश की जाती है, या फिर इसको आप हिंदी में रुकावट या फिर बाधा कह सकते हैं, है ना। तो किन्होंने जो है बड़े बड़े शहरों को स्नेयर्स यानी फंदा या फिर रुकावट के रूप में देखा? क्या वो रोमन्स थे, या फिर इटालियंस थे, या फिर जर्मन्स थे, या फिर आवर एंसेस्टर्स थे? हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे वो थे, ये हमारे पूर्वज थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 27, फराउज वर रूलर्स ऑफ एंशियंट। फराउज जो थे, है ना, ये कौन थे? मतलब ये पूछ रहा है कि ये कौन थे, नहीं ये रूलर्स तो थे, ये तो लिखा हुआ ही है। फराउज जो थे वो रूलर्स थे यानी शासक थे। कहाँ के शासक थे? प्राचीन कहाँ? इजिप्ट के, या फिर रशिया के, या फिर इंडिया के, या फिर नेपाल के? इजिप्ट के थे, है ना। इजिप्ट जिसका कि एक और नाम है जिसको कि हम लोग मिस्र कहा करते हैं, है ना। तो फराउज जो थे वो एंशियंट इजिप्ट के ही शासक हुआ करते थे, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ें। देखिए 28 नंबर, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। मतलब पूरे विश्व भर में जो एक सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे एटिक सिविलाइजेशन इस चैप्टर में जिसकी बात की गई है, वो सिविलाइजेशन कहाँ की है ये पूछा जा रहा है। जैसे भारत में क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है ना। तो एटिक सिविलाइजेशन किस देश से संबंधित है? क्या वो ग्रीस से है, या फिर इटली से है, या फिर स्पेन से है, या फिर पुर्तगाल से है? किससे है? ये ग्रीस से है, या फिर इसको हम लोग ग्रीस को रोम भी कहा करते हैं, है ना। तो एटिक सिविलाइजेशन ग्रीस से है। देखिए नंबर 29, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ डैश। मतलब यूरोप के जो लोग थे, यूरोप क्या, यूरोप एक कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कहने का मतलब महादेश। महादेश किसको कहते हैं? अ लार्ज मास ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। मतलब जमीन का वो सबसे बड़ा से बड़ा टुकड़ा जो कि पानी से घिरा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो यूरोप के जो लोग थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, है ना। किन की लेखनी से सीखी? लेखनी, राइटिंग। राइटिंग कहाँ के लोगों के राइटिंग से उन्होंने सीखी? क्या वो ब्रिटेन के लोगों से उन्होंने सीखा, या फिर जर्मनी के लोगों से उन्होंने सीखा, या फिर ग्रीस या रोम के लोग से उन्होंने सीखा, या फिर डी इनमें से किसी से भी नहीं सीखा? उन्होंने ग्रीस या फिर रोम के लोगों से सीखा। क्या सीखा उन्होंने? लेसन सीखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30, गिबॉन इज एसोसिएटेड विद। पूछ रहा है कि गिबॉन कहाँ से संबंधित है। अब देखिए गिबॉन है क्या? गिबॉन एक छोटे प्रकार का एक एप होता है, एप जिसको कि हम लोग लंगूर कहते हैं। ये पाया कहाँ जाता है? साउथ ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है। साउथ ईस्टर्न एशिया मेनली जैसे दो कंट्री है यहाँ पे, दो देश हैं, एक इंडोनेशिया है और एक है आपका बांग्लादेश, है ना। तो यहाँ से ये एसोसिएटेड है। अब ये पूछ रहा है कि गिबॉन जो है ये जो है किस जगह से संबंधित है? ये इटली से संबंधित है, या फिर ग्रीस से संबंधित है ना, या फिर ये जर्मनी से संबंधित है, या फिर फ्रांस से संबंधित है? अभी तो हमने बात की साउथ ईस्टर्न एशिया में पाया जाता है, लेकिन ये पहले जो है ग्रीस में भी पाया जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीस, है ना। चलिए 31 देखते हैं। गांधी जी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग। गांधी जी जो थे उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में यानी भारत की राजनीति में अपना जो है प्रादुर्भाव, कहने का मतलब प्रादुर्भाव, या फिर उनकी पॉलिटिकल जो करियर रही है ना, इंडियन पॉलिटिकल मतलब भारत की राजनीति में जो उनकी करियर रही है, कब से कब तक रही है? 1869 से 1948 तक, या फिर 1919 से 1958 तक, या फिर 1915 से 1948 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 1869 में तो इनका जन्म हुआ था। अब कोई व्यक्ति जन्म लेगा और उसी के बाद तुरंत वो पॉलिटिक्स में आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन सी आपका सही है, 1915 से लेकर के 1948 तक, है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवेंट टुडे। मतलब ये कह रहा है, वैल्यूज कहने का मतलब नैतिकता या फिर नैतिक शिक्षा, या फिर जो, हाँ नैतिक शिक्षा ही समझिए। मतलब ये कह रहा है कि जो वैल्यूज़ है, हमारे जो रीति है, जो हमारे रिवाज है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो उसूल हैं, ठीक है, ये आज भी ग्लिटरिंग कर रही है। ग्लिटरिंग कहने का मतलब चमकना, तो ये आज भी चमक रही है। किस सिविलाइजेशन की चमक जो है, किस सिविलाइजेशन की वैल्यूज जो है आज भी चमक रही है? क्या वो इंडियन सिविलाइजेशन, या फिर रोमन सिविलाइजेशन, या फिर ग्रीक सिविलाइजेशन, या फिर वेस्टर्न सिविलाइजेशन? इंडियन सिविलाइजेशन। भारत की सभ्यता जो है इसका कोई अभी भी शानी नहीं है।
अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे दूसरे कंट्री के लोग जो हैं वो इंडिया में आकर के यहाँ के रीति रिवाज के तरीके से शादी करना पसंद करते हैं, है ना। या फिर इतना ही नहीं, जब वो टूरिस्ट प्लेस जो इंडिया है तो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो आते हैं तो वो मंदिरों में दर्शन किया करते हैं। ये क्या है? ये हमारी भारत की परंपरा और संस्कृति रही है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, मतलब आधुनिक सभ्यता जो है ना, आज के समय में हम जो पूजा करते हैं, वर्शिप, हम जो पूजा करते हैं वो किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं? आइडॉल्स की, है ना, प्रतिमाओं की पूजा कर रहे हैं, या फिर मटेरियल्स की, मटेरियल कहने का मतलब वस्तुओं की पूजा कर रहे हैं, या फिर आर्ट्स, है ना, कलाओं की पूजा कर रहे हैं, या फिर इनमें से किसी की भी पूजा नहीं कर रहे हैं। अब देखिए आज का जो एज है हम लोग मटेरियल की ज़्यादा पूजा कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि जिसके पास जितना ज़्यादा सामान है ना, लोग उतनी ही और डिमांड करने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए वो क्या करते हैं? भगवान की शरण में जाते हैं, है ना। भगवान मुझे ये होना चाहिए, मुझे वो होना चाहिए, है ना। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम कह तो रहे हैं भगवान को, लेकिन हम मन से भगवान की पूजा नहीं कर रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? मटेरियल की पूजा कर रहे हैं। हमारा एम कहीं ना कहीं वो है कि जैसे कि पेरेंट भी होते हैं, मम्मी पापा भी होते हैं, तो वो अपने बच्चों की खुशी चाहते हैं। बच्चों की खुशी क्या? कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लिख ले और आगे चल करके कहीं भी अच्छे तरीके से वो सेटल हो जाए, और सेटल हो जाएंगे तो अच्छा सा घर होगा, अच्छा सा घर होगा, उसके बाद अच्छी सी कोई गाड़ी होगी, उसके बाद अच्छे अच्छे सामान होंगे घर में। मतलब कहने का यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ मटेरियल्स की ही पूजा कर रहे हैं, हम किसी चीज़ की पूजा आजकल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन जो फैक्ट है वो कहीं से भी काटा नहीं जा सकता है। 34 देखिए, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ द टेंडेंसी टू प्रिविलेज, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसकी टेंडेंसी रही है, उसकी टेंडेंसी कहने का मतलब प्रवृत्ति, है ना, उसकी प्रवृत्ति रही है किस तरफ रही है? प्रिविलेज की तरफ रही है ना। प्रिविलेज कहने का मतलब होता है कि एक प्रकार का कोई ऐसा विशेषाधिकार जो कि आप किसी व्यक्ति को देते हैं, और वो विशेषाधिकार जो है आप किसी और दूसरे को नहीं देते, है ना। जैसे कहने का मतलब कि सपोज कीजिए कि कोई सीक्रेट बात है, और जैसे सपोज कि एटीएम का पिन कोड है ना, 4 डिजिट का होता है। अब आरबीआई हर हमेशा गाइडलाइंस देते रहती है कि आपको अपने एटीएम का पिन कोड जो है किन्हीं को शेयर नहीं करना है, लेकिन आपने क्या किया? आपने किसी एक दोस्त को शेयर कर दिया, ठीक है। तो जब आपने उसको शेयर किया, यही हो गया आपका क्या? प्रिविलेज हो गया, है ना। वैसे आप नहीं कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आरबीआई हमारी कहती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम लोग इस पे आते हैं, द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज़ टेंडेंसी टू प्रिविलेज, मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन की जो प्रवृत्ति रही है वो विशेषाधिकार देने की रही है। किसकी? पैटर्निटी की और उन्होंने जो है सो विशेषाधिकार दिया है, या फिर मोरालिटी की ओर, या फिर मटेरियलिटी की ओर, या फिर इनमें से किसी की नहीं। देखिए मटेरियलिटी को, मटेरियल कहने का मटेरियलिटी मतलब कहने का कि ये मटेरियल से बना है। मटेरियल कहने का मतलब सामान, है ना। अभी भी जैसे अभी देख लीजिए, अभी जिस स्थिति में है हम लोग, है ना, तो अमेरिका में बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है कोरोना वायरस के कारण, है ना। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो है सो इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा वरीयता दी। उन्होंने ये कहा कि हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि नहीं भाई, जान है तो जहान है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम लोग आदमी की लाइफ की सेविंग करेंगे, उसके बाद हम किसी और चीज़ को देखेंगे, है ना। तो वहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा वरीयता दिया जा रहा है। तो अमेरिका में क्या है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, मटेरियलिटी। 35 देखिए, वेल्थ एंड लग्जरी डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी। देखिए लग्जरीज होगा यहाँ पे वाई के जगह पे IES होगा, ये आप सही कर लीजिएगा, और SE नहीं होगा, ठीक है। IES होगा वाई के जगह पे। अब ये कहा जा रहा है कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डैश हैप्पी, मतलब बहुत सारे धन हो गए और बहुत सारा लग्जरी सामान हो गया। लग्जरी सामान कहने का मतलब विलासितापूर्ण वाली वस्तुएं, जैसे कहने का मतलब आपके घर में एक टीवी है, 32 इंच का टीवी है, अच्छा खासा है, और वो LED टीवी है, लेकिन आपने ये कहा कि नहीं, अब हमारे पास 50 इंच से ज़्यादा का बड़ा टीवी होना चाहिए,
ठीक है, गर्मी लग रही है, उससे निजात पाने के लिए पंखा है, लेकिन आपने कहा कि नहीं पंखे से काम नहीं चलेगा, एसी चलेगा, तो एसी क्या हो गया, वहाँ पर लग्जरीज आइटम हो गया। टीवी जो बड़ा वाला लेंगे आप क्या हो गया, लग्जरीज आइटम हो गए। घर में बाइक है, लेकिन आपने कहा कि नहीं अब हमारे पास कार होनी चाहिए, है ना, तो वो बाइक की अपेक्षा कार क्या हो गया, लग्जरीज आइटम हो गया। तो वेल्थ एंड लग्जरीज जो है ये सब किनको खुश नहीं रख सकते हैं, क्या डॉग को, मैन को, बर्ड को, या फिर इनमें से सभी को। देखिए मैन और माफ़ कीजिएगा, डॉग और बर्ड का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, मैन होगा, है ना। 36 नंबर, नथिंग कैन इक्वल द डैश सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो मुकाबला नहीं कर सकती है, किसका मुकाबला नहीं कर सकती है, जो हमारे एंसेस्टर्स ने बोया है, ठीक है। मतलब हमारे एंसेस्टर ने जिस चीज़ की नींव रख दी है ना, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। वो नींव उन्होंने किस चीज़ की रखी है, उन्होंने नींव रखी है बिलीव की, कल्चर की, सिविलाइजेशन की, सीड की। अब देखिए सोन तो लिखा हुआ है यहाँ पर, सोन मतलब क्या, बोना, और बोएंगे क्या आप, बीज ही ना बोएंगे, बीज जैसे ही होगा आंसर हो जाएगा क्या आपका, सीड। सीड मतलब बीज होता है। तो सीड कहने का मतलब यहाँ पे सीड है लिखा हुआ, लेकिन सीड कहने का मतलब यहाँ पे जो कहीं ना कहीं ये जो आपका ऑप्शन है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, इसी और इशारा कर रहा है, लेकिन आप आंसर यहाँ पे सीड ही लगाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 लिखा, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड इन, मतलब असैसिनेटेड कहने का मतलब जब किसी की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी कब, 1948 में, ये आप जानते ही हैं, है ना। 38 की बात करें, महात्मा गांधी वाज असैसिनेटेड बाय, मतलब महात्मा गांधी को गोली मार करके हत्या कर दी गई थी किनके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा, है ना, ये भी आप जानते ही होंगे। 39 देखिए, द वर्ड इरुडिशन, है ना, द वर्ड इरुडिशन मीन्स, मतलब इरुडिशन मतलब क्या होता है, पूछ रहा है कि एरुडिशन मतलब क्या होता है। एरुडिशन मतलब पोवर्टी होता है, या फिर ग्रेट नॉलेज, पोवर्टी कहने का मतलब गरीबी होता है, या फिर ग्रेट नॉलेज मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है, या फिर प्रोस्पेरिटी होता है, प्रोस्पेरिटी कहने का मतलब समृद्धि होता है, या फिर ग्रीड होता है, या फिर लालच होता है। इरुडिसी कहने का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास ज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा भंडार होगा, है ना, जिसको कि हिंदी में विद्वता कहा जाता है। तो एरुडिटी मतलब क्या, ग्रेट नॉलेज हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा ज्ञान का भंडार जब होगा उसी को एरुडिशन कहा जाता है, ठीक है। नंबर 40 देखिए, आवर फोर फादर सॉ दैट किंग एंड देयर सोर्ड्स वर इन्फीरियर टू, मतलब हमारे फोर फादर जो थे, मतलब हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने देखा, क्या देखा कि दैट की किंग्स जो राजा थे, और उनके जो सोर्ड्स थे, सोर्ड कहने का मतलब होता है तलवार, राजा जो थे और उनके जो तलवार थे वो कहीं ना कहीं इन्फीरियर थे। इन्फीरियर मतलब क्या, कमज़ोर थे, है ना, कमज़ोर थे किसके आगे, द सोड और एथिक्स के आगे, मतलब जो एथिक्स कहने का मतलब जिसमें कि आप क्या करते हैं, अपने नैतिकता को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, है ना। बिहेवियर पर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा एथिक्स जो है वो डिपेंड करता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ मोरली यानी नैतिक रूप पर किस तरीके से व्यवहार करते हैं, उसको एथिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे फोर फादर जो थे उन्होंने देखा कि जो राजा के जो तलवार हुआ करते थे, तलवार कहने का मतलब क्या, वहाँ पर उसकी जो शक्ति हुआ करती थी वो कमज़ोर पड़ जाती थी, किसके किसके सामने, तो सोर्ड ऑफ एथिक्स मतलब नैतिकता के आगे कमज़ोर पड़ जाती थी, या फिर द सोर्ड ऑफ पॉलिटिक्स, या फिर पॉलिटिक्स यानी राजनीति के आगे कमज़ोर पड़ जाती थी, या फिर द सोर्ड ऑफ इकोनॉमिक्स के आगे, अर्थशास्त्र के आगे कमज़ोर पड़ जाती थी, या फिर द सोर्ड ऑफ ट्रेचरी कहने का मतलब विश्वासघात। अब देखिए विश्वासघात एक बड़ा अच्छा शब्द है, विश्वासघात कहने का मतलब कोई आपका फ्रेंड है ना, लेकिन आपसे छुपा करके वो आपके लिए क्या कहीं ना कहीं जो है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और बाद में जब जैसे ही आपको पता चला तो आपने उसको क्या कहा, यार तुम तो दगाबाज निकले, दैट इज़ कॉल्ड विश्वासघाती, है ना। तो राजा का जो वो ताकत हुआ करता था, है ना, किसके सामने कमज़ोर हो जाया करता था, द सोर्ड ऑफ एथिक्स, नैतिकता के सामने। जैसे आप लोगों ने भी हिंदी में या फिर अंग्रेजी में भी बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी जिसमें कि क्या होता है, कोई क्रूर राजा हुआ करता था या फिर कोई डाकू हुआ करता था, लेकिन जैसे ही कभी उनका किसी साधु से मुकाबला पड़ता था या फिर उनका सामना होता था, वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र हो जाया करते थे, है ना। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस हैं MCQs के रूप में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। चलिए
आज की क्लास के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर से दूसरे क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।